Good morning, students. Myself Soni ma'am, and today I will teach you history, first class 9th chapter first. बच्चों, आप लोग अभी तक 6 में हिस्ट्री पढ़ा था, 7th में पढ़ा था एंड 8th में पढ़ा था। 6 और 7th 8th की हिस्ट्री क्या है, 9th की हिस्ट्री से बिल्कुल अलग है। ये हिस्ट्री अभी तक आपने पढ़ा था, एंशियंट टाइम की हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, मेडुअल पढ़ी थी जिसमें आपके मुग़ल बाबर ये सब आए, फिर मॉडर्न पढ़ी थी जिसमें हमें आज़ादी मिली और 1857 की क्रांति थी, ये सब थे। लेकिन ये अब हिस्ट्री आप जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हिस्ट्री आपका क्या है, ये हिस्ट्री आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है। कौन सी हिस्ट्री है? वर्ल्ड हिस्ट्री है, जहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप जानना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से समझना होगा। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेटा आप ये समझिए, कोई भी रेवोल्यूशन होता है, कोई भी क्रांति होती है ना, वो ऐसी एकाएक कोई क्रांति नहीं हो जाती कि हमें अब आज क्रांति करना है, ठीक है, जो है एकाएक मन में आया क्रांति हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके क्रांति के लिए जो उसके कारण होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पहले से ही कुछ ना कुछ उसमें ऐड होते रहते हैं। तो इसी तरह ये फ्रेंच की रेवोल्यूशन है। इस फ्रेंच के रेवोल्यूशन पे ही आप इसमें पढ़ेंगे। ये इतना इसका इम्पोर्टेंस है, इतना इसका महत्व है कि आप देखेंगे इसी पे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री ही डिपेंड है, ठीक। इसी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, इसी वजह से क्रांति होती है, ठीक है। कुछ रीजन्स जो है इसमें जो है। तो आप ये देखिए, पहले इसमें जो है क्या था, इसकी जो आप लोग देखिए राजा के बारे में सोचते हैं कि एक राजा है, तो आप उसको सोचते हैं बहुत संपन्न है, वो बहुत महान है, बहुत बड़ा है, बहुत सब कुछ उसके पास। राजा मतलब उसके पास कुछ नहीं और सब कुछ है, ऐसा नहीं है बच्चों। राजा का मतलब वो जो पहले लुईस, इसमें कई राजवंश आए, जैसे आपका देखिए लुईस 16 है, ये तो जब क्रांति के समय था। उससे पहले लुईस 15 था जो बहुत ही अयोग्य था। उससे पहले लुईस 14 था, वो भी कुछ हद तक सही था, वो सुयोग्य शासक था। लेकिन वो क्या कहता था, वो कहता था मेरे शब्द ही, माई वर्ड्स आर माई लॉ, मतलब मेरे जो शब्द हैं वही कानून है। मतलब उनका कोई लिखित कानून नहीं था, जो वो कह देते थे वही उनका कानून हो जाता था। तो ये बातें जो है आपको इसमें बताई जाएंगी। बच्चों इसमें देखिए जो लुईस 16 है उसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1774 से 1792 तक रहा। 1774 से 1792 तक रहा। इसमें देखिए इसी दौरान क्रांति हुई। आप देखिए हमने पहले ही कहा वो मतलब 1774 में जब बना तो वो जो है राजा बन गया, लेकिन उसके पास क्या था, जो उसकी जो शाही खजाने थे वो बिल्कुल खाली थे, उसमें कुछ भी पैसा जैसे नहीं था, वो राजकाज ही चलाने के लिए काफ़ी नहीं था। जब राजा के पास सोचिए जब पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा, एक तो इतना लोन ले लिया था। लोन जो है जैसे हमारा देश है, वहाँ पे कोई अर्थव्यवस्था जब हमारी ढीली पड़ती है, जब हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती है तो दूसरे सरकार से हम हेल्प लेते हैं। जब दूसरे सरकार से हेल्प लेते हैं तो क्या करते हैं, उनसे लोन लेते हैं, फिर वो लोन धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते रहते हैं। और आपको जो है क्या करना पड़ता है, वो लोन कहाँ से सरकार थोड़ी ना काम करती है कि हम काम कर रहे हैं, वो हम जॉब कर रहे हैं तो अपने उसमें भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो किससे लेती है पैसा, वो जनता से लेती है पैसा। जनता से लेके वो उन टैक्स के रूप में लेती है और उनका अपना लोन जो कर्ज ली रहती है उसको भरती है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ था। ये जब आप सपोज दैट आप एक बच्चे हो, ठीक, आप गए वहाँ किसी दुकान पे और आपको टॉफ़ी लेना हुआ, एक टॉफ़ी लेना हुआ, तो आपको जब पता चला कि आपको पता है कि ये टॉफ़ी 1 रुपये की मिलती है, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि सरकार का आदेश है कि जो है इस पर टैक्स लग गया है, ये टॉफ़ी अब 1 रुपये की नहीं बल्कि 50 रुपये की मिलेगी, तो आप बताओ आपको कितना बुरा लगेगा। आप जो है आपको ज़रूरत तो है टॉफ़ी खाने की, लेकिन आप उसको क्या करोगे, अनदेखा कर दोगे। इसी तरह वहाँ पे जो है कई लोग ऐसे थे जो उनको खाने डेली की चीज़ें, जैसे वहाँ पे ब्रेड था, ब्रेड मीन्स रोटी, वही वो भी खाने का। जब उनकी जो लुईस 16 की वाइफ थी, जब सब लोग कहें कि मुझे रोटी दो, गिव मी ब्रेड का नारा लगा के सब उनके महल के सामने खड़े हो जाते हैं, तो वो लोग लुईस 16 की वाइफ जो मेरीना है वो क्या कहती है, वो कहती है कि ये रोटी मांग रहे हैं, तो कहती है क्या सब लोग ये क्या बोल रहे हैं, तो उनकी दासियाँ बोलती हैं कि रोटी मांग रही है, तो बोलते हैं कि जो है इनसे कह दो, इनके पास अगर ब्रेड नहीं है तो इनसे कह दो केक खाए। ये रानी है और इनको ये भी नहीं पता है कि जो है ब्रेड
कितना सस्ता होता है कि जो है जब ब्रेड इतना सस्ता होता है, जब उनके पास वो नहीं है तो वो केक कहाँ से खाएंगे। तो कह रहे जब इनके पास रोटी नहीं तो कह दो केक खाएं। तो इस टाइम की ऐसी क्रांति थी, ऐसी कई ऐसी मतलब वहाँ पे ऐसी रीजन थे जिसकी वजह से क्रांति हुई। देखिए 14 जुलाई 1789 को सुबह में पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 700 जो है पुरुष और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए। टाउन हॉल कहाँ बेटा? जहाँ टाउन हॉल में ना, जहाँ कोई भी पर्सन होता था जो अपराध करता था उसको वहाँ पे बंद कर दिया जाता था। और उन्होंने मतलब बंद कर दिया। वहाँ पे जाके वो लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। वहाँ पे उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वो बहुत से सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश कर गए। मतलब उन्हें लड़ने के लिए हथियार चाहिए था, तो इसलिए वो क्या किए, उनमें प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ दिया। मतलब जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। जो बास्तिल एक जगह थी वहां पे उसका कमांडर ये लोग मार दिए। ये क्यों? देखिए कोई उपद्रवी क्यों बनता है, कोई मतलब किसी के अगेंस्ट में क्यों जाता है? जब उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। हथियारों पर कब्जे की इस सहस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया था, बताया मैंने। और कैदी छुड़ा लिए गए। जो वहाँ पे कैदी बंद थे बास्तिल में, वो उनको मतलब उनको रिलीव करा, मतलब उनको छोड़ दिया जाता है। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निर्कुंज शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र बन गया था। इसलिए किले को ढहा दिया गया। मतलब जो किला था बास्तिल का उसको भी तोड़ दिया गया और इसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजो के रखना चाहते थे। जैसे म्यूजियम, कोई लोग मतलब म्यूजियम के रूप में नहीं होता कि हम ये है वहाँ का बास्तिल का किला था, वो उनको बेच दिए गए, उनके कुछ पार्ट्स। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस के देहाती क्षेत्रों में, मतलब गांव के क्षेत्रों में और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता मतलब ब्रेड की, मतलब वही आपकी रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। मतलब अब इतना मतलब हो गया था कि उनको क्या किया गया, जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16, उसको फांसी दे दी गई। हालांकि इस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे ये शुरू से फ्रांस का समाज पढ़ेंगे। देखिए ये फ्रांस का समाज पढ़ेंगे, उसका सोसाइटी पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज मतलब प्रथम स्टेज है, जिसमें किसको रखा जाता था, ये क्लर्जी मतलब पादरी को रखा जाता था। सेकेंड स्टेज में नोबल्टी मतलब कुलीन वर्ग को रखा जाता था, मध्यम वर्ग को रखा जाता था। तीसरा स्टेज आपका आता है जिसमें आपके बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स एंड ऑफिशियल लायर्स एक्सेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिसियंस, और उसके बाद स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट, मतलब बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे छोटे किसान और मजदूर भूमिहीन, ये लोग, इनको यहाँ पे इसमें रखा जाता था। ये जो आपका लुई 16 था, अब इधर आइए, ये जो आपका लुई 16 था, ये क्या था आपका, ये तो हमने अभी आप तक जो है किस फ्रेंच रेवोल्यूशन की मतलब बैकग्राउंड बताया। ये लुई 16 जो था ये आपका ये किस वंश का था, बुर्बा वंश का था, बुर्बो वंश का था और 1774 में राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, तो जब ये राजगद्दी पे बैठा तो इसमें उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया।
लंबे समय तक चली युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबारी की शान शौकतों बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुईस 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। मतलब फ्रांस में ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को, मतलब वहाँ के जो ब्रिटेन के शत्रु, उनको आज़ाद कराने में उनकी सहायता की थी। इस युद्ध में चलते फ्रांस पर 10 अरब लिव्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। मतलब 10 और 2 12 हो गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। मतलब जो मतलब उनसे और ब्याज लेना था। अब वो मैंने आपको पहले बताया था, सरकार अपने पास ही कुछ नहीं देती, वो हम जब भी कुछ उसके ऊपर कर्ज बढ़ता है तो टैक्स बढ़ा देती है। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य थी। मतलब टैक्स लगाने के लिए जनता के लिए वो कहाँ से देती? दूसरे देश का आक्रमण हो जाता, अटैक हो जाता, अगर वो ना देती, कह देती है नहीं देंगे पाएंगे, तो फ्रांस, अमेरिका ये सब क्या करते, जिससे वो टैक्स जिनसे भी ली थी। आप देखिए, किसी से आप उधार लेते हैं, अगर आप उसको नहीं दे पाते हैं, फिर आप क्या करता है, वो पर्सन आपके पास आता है ना, वो पर्सन आपके पास आता है, आपको कुछ भला बुरा कहता है, फिर धमकी भी देता है। इस तरह से हम जब किसी देश से लेते हैं कोई चीज़, तो वो भी आएगा आपसे कहेगा कि मेरा दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये उनको, ये उनकी, और राजा है उसको क्या है, अपना सेना भी रखना है, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय चलाने के लिए, इन सब में भी उसको बाध्य था कि ये सब हमें करना ही करना है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। जैसे अभी मैंने बताया था, ये 3 स्टेट में बटा हुआ था आपका ये ठीक है। ऐसा इसमें और इन्हीं के अकॉर्डिंग इनसे भी लिया जाता था, कर भी लिया जाता था। और इसमें जानते हैं, जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे और सेकेंड स्टेट के लोग थे, ये लोग नहीं टैक्स पे करते थे। आप देखिए, वही आश्चर्य वाली बात है कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन, ये फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, ये जो है आपका टैक्स नहीं देती थी, ये टैक्स नहीं देती थी, ये टैक्स फ्री थी। और जो गरीब थी, ये जो गरीबी से बिलोंग करते थे, इनको टैक्स देना पड़ता था। सबसे ज़्यादा टैक्स इन पे था। तो बताइए, अब जिनके पास खाने को रोटी नहीं, वो टैक्स कैसे देगा? ये लोग टैक्स फ्री हैं और ये टैक्स देंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो पाएगा। ये देखिए, जो फिगर 2 दिखा रहा है आपका, इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। वहाँ मतलब वहाँ आपको दिखाता है कि वहाँ की जनता किस तरह से इसमें डिवाइड थी। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। आप देखिए नीचे, 90% आपके सिर्फ किसान थे। और लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मजात से प्राप्त थे। जैसे कुलीन वर्ग हैं, जैसे आप यहाँ पे ये सिस्टम था ना कि जो राजा का बच्चा राजा ही बनेगा, सेना में जो है उनके बच्चे ही सेना में जाएंगे, और किसान और गरीब का बच्चा वो काम ही करेगा, गरीब ही रहेगा। इनसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। इनको इतना, मतलब ये इनको तो देखो, पैदा हुए अमीरी में पैदा हुए, उसके बाद इतना अमीर रिचेस्ट होते हुए भी ये लोग क्या है, ये उससे फ्री है। टैक्स इनके ऊपर नहीं लग रहा है। टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? जो किसान है, जो मजदूर है, जो गरीब जनता है, उनके ऊपर लग रहा है। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसानों को अपने स्वामी की सेवा एवं स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए भी बाध्य थे। मतलब ये इतना, मतलब ये इनके पास इतना मिल रहा है, फिर भी इनको किसान जाके इनकी हेल्प करे, इनका सेवा करे, इनको जो है रखे, ये सब इनके था। मतलब ये सब भी काम करना पड़ता था, उसको टैक्स भी देना पड़ता था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा थी। देखिए,
ताइद क्या है? एक धार्मिक कर है। इसमें पूछता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में व्हाट इज ताइद? ताइद इज द टैक्स ऑफ द रिलीजियस टैक्स। ये धार्मिक जो चर्च में देना होता था के रूप में वसूला जाता था। उस पर तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में एक टाइल भी प्रत्यक्ष कर था। ये एक देखो, ताइद जो है वो कैसा कर था? वो धार्मिक कर था, और लेकिन जो टाइल है वो प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, और इन अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कर लिए जाते थे। प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से वहन किया जाता था। मतलब जितना वो काम था वो जो है इनके कर टैक्स के लिए द्वारा ही लिए जाते थे। ठीक, आज इतना ही आप पढ़िएगा, और उसके बाद आपको ये है कि इसको चैप्टर्स को पहले आप समझिए कि देखिए कोई रेवोल्यूशन ऐसे ही नहीं होता है। देखिए जो यहाँ के पादरी थे ना, वो टैक्स धार्मिक कर कैसे लेते थे? जैसे कोई अपराध करके आता था तो उसको कह देते थे कि जो है आप इसमें जो है जैसे ही जितना पैसा डालेंगे, जितनी सिक्के सोने के मोहरे डालेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपका पाप कम हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका पाप खत्म हो जाएगा, चाहे आप किसी का मर्डर ही क्यों ना कर लो। तो ऐसा यहाँ पर वहाँ का पादरी ऐसा कहता था। ये धार्मिक कर था। और तम्बाकू ये कई प्रकार के, मतलब हर चीज़ पे, एक मिट्टी से लेके मतलब मुकुट तक की चीज़ों पे वहाँ पे टैक्स था। मतलब आप कुछ भी यूज करेंगे तो उस पर टैक्स था। मैंने बताया था पहले इसकी ब्रेड पे कितना ज़्यादा टैक्स था। तो यहाँ पे इस टाइप से था। तो वो कहते थे आप खन्न खन्न जैसी सिक्कों की आवाज़ जाएगी, वैसे छन्न छन्न करके आपका क्या होगा, वो पाप धुल जाएगा। तो ये इस वजह से यहाँ पे क्रांति हुई। जब जनता पे इतना टैक्स बढ़ने लगा, जब वो जानती थी कि मुझे मरना ही है, तो फिर क्यों ना हम विद्रोह करके मरे। और इस विद्रोह का बहुत ही ज़्यादा हमारे वर्तमान समय में और उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब देखिए कुछ आपके न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? ये न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। आप ये न्यू वर्ड्स आपके देखिए वर्ड हिस्ट्री में है। देखिए इसमें दिया है, मैंने जो ताइद और टाइल के बारे में बताया था, क्लर्जी के बारे में बताया था, ये सब आप जो है इसको पढ़ के, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर को आप थोड़ा सा, जितना मैंने समझाया है लुईस सिक्सटीन के बारे में, जितना मैंने समझाया, राइट अ समरी अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये नए वर्ड्स आपको लिख के याद करने हैं। डेट्स ऑल बेटा, थैंक यू।